नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश की जनसंख्या कितनी है? कहते हैं कि 140 करोड़ के पार है। बस चंद महीनों का इंतजार है, फिर देश के सामने आबादी का एग्जैक्ट डेटा होगा। 2025 में सरकार जनगणना करवाने जा रही है। सूत्र बताते हैं कि यह प्रक्रिया 2026 के मध्य तक चलेगी। वैसे कायदे से 2021 में ही सेंसस होना था, जनसंख्या की जानकारी सामने आनी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे टाला गया। सूत्र ये भी बताते हैं कि अब जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। कैसे? दरअसल हर 10 साल में सेंसस होता है, लेकिन अब 2025 के बाद 2035 फिर 2045 के हिसाब से जनगणना होगी। खबर इतनी भर नहीं है। दरअसल इस बार की जनगणना सियासी संग्राम का सबब बनने जा रही है। इस बार एक संप्रदाय का भी कॉलम होगा। इतना ही नहीं, सरकार पर जाति आंकड़े जारी करने का पॉलिटिकल दबाव भी है। राहुल गांधी ने कहा सेंसस करवाने, उसका आंकड़ा रिलीज करवाने का जिक्र लगातार किया। राहुल गांधी ने कहा कि जातियों का आंकड़ा हम देश के सामने रखकर ही दम लेंगे। संसद में उन्होंने ये बात कही थी। तो क्या इस बार जो जनगणना होगी उससे जातियों का आंकड़ा भी देश के सामने आएगा? और जो आंकड़े सामने आएंगे, क्या उससे आरक्षण को लेकर भी असर होगा? 2025 में जनगणना होने जा रही है, उसके बाद 2028 में लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होने वाला है, ड्यू है एक तरह से, जिसका असर न सिर्फ 2029 के चुनाव पर होगा, बल्कि पार्टियों के वोट बैंक पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो आज हम दहाड़ में जनगणना पर बात करेंगे, जातीय आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, किस तरह से इस पर राजनीति हुई और किस तरह से राजनीति हो सकती है, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले 30 जुलाई 2024 को संसद में हुई उस गर्मा गर्म बहस का एक छोटा सा हिस्सा सुन लेते हैं, जो राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई थी। तो उसके बाद पीएम मोदी ने इसी महीने 9 अक्टूबर को ही जाति जनगणना को लेकर कैसे कांग्रेस पर बंटवारे का आरोप लगाया था, ये भी आपको सुनाएंगे। पहले वो बहस सुनते हैं जिससे लेकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी गई थी। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करना है करिए, मैं खुशी से लूंगा। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। श्री अनुराग ठाकुर जी। सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है।
तो आज की दहाड़ शुरू करें उससे पहले सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, जनगणना में संप्रदाय पूछा गया तो क्या इसका असर होगा, बवाल होगा? क्या जनगणना 2025 के बाद आरक्षण व्यवस्था भी बदलेगी? क्या जातियों का आंकड़ा जारी करने का दबाव भी बढ़ेगा? और जनगणना से पार्टियों के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? 2028 के परिसीमन से क्या सियासी तस्वीर भी बदलेगी? जो नॉर्थ साउथ पॉलिटिक्स दिख रही थी, क्या उसका असर एक बार फिर से देखा जाएगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। डॉक्टर अजय आलोक जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, चित्रा पाथम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के, और रामकृपाल सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर सुनील सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रामकृपाल सर, सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि जातिगत जनगणना का मुद्दा और उसके बीच अगले साल जनगणना की शुरुआत, इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग के लिए जरूरी क्यों है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है? देखिए, जनगणना तो संविधान के तहत एक है, हर 10 साल पे होती है और 21 में होनी चाहिए थी, कई कारण कोविड और तमाम। वो जनगणना सरकार शुरू कर रही है दोबारा से। अब उस जनगणना में क्या, अब बहुत चीजें मेरे सामने नहीं आई हैं जो विपक्ष की मांग भी रही है कि उसमें जातियां, तो मुझे लगता है कि जो भी चीज हो, संसद सर्वोपरि है। संसद जो भी उसमें जोड़ना चाहे, घटाना चाहे, क्या और जानकारियां। आज की तारीख में देखिए, हकीकत यह है कि जब सारे सबके आधार कार्ड हैं, डिटेल बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें तो डेटाबेस सरकार के पास है। और इस बार की जो जनगणना होगी वो चूंकि डिजिटल फॉर्मेट में होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब जो जनगणना का स्वरूप होता था पहले, क्या था, अब उसमें क्या चीज बढ़ानी है, क्या चीज नहीं करनी है, ये तो संसद तय करेगी। रही बात जो अभी तक की राजनीति हो रही थी कि उसमें जातियों को जोड़िए, तो मेरा एक सवाल है, देखिए पॉलिटिकल ज्यादा है, यथार्थ से इसका दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी ने 2000, ये शायद बहुत पहले ही 14-15 या कब 17 में उन्होंने जनगणना कराई थी, वो जातीय जनगणना कराई थी। आज तक क्यों नहीं सामने ले आ पा रहे हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये चीज शुरू होने जा रही है और बहुत बड़ा मौका है। जिसको जो बात कहनी है, जिस पार्टी को, जिसमें उसमें कोई अगर डिमांड है कि ये भी जोड़ा जाए, वो भी जोड़ा जाए, संसद है, आप लोग कानून बनाते हैं, बना लीजिए, ठीक है। लेकिन जनगणना होगी और निश्चित रूप से ये जनगणना होने के बाद देखिए इससे बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे कि वाकई कितने हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जब उनका सोशियो इकोनॉमिक सारी एनालिसिस आएगी तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और तरह तरह के कितने लोग पिछड़े हैं, किनको लाभ मिलना चाहिए था वाकई नहीं मिला है। बहुत सारी चीजें, बिल्कुल वो फैक्ट सामने आ जाएंगे और परिसीमन से पहले इसका होना बहुत जरूरी है। मैं परिसीमन वाले पहलू पर भी आऊंगा, परिसीमन वाले पहलू पर भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक जी, क्या इसमें जाति का कॉलम भी होगा? और अगर होगा तो सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा या मुस्लिमों के लिए होगा या सबके लिए होगा? ऐसी उम्मीद की जाए क्या? अजय जी, आवाज शायद आपकी आ नहीं रही है, शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। चित्रा पाथम जी, लगातार कांग्रेस इस बात की पैरवी करती रही। खुद राहुल गांधी ने संसद में कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना का आंकड़ा लाकर ही दम लेगी। अब अगले साल जनगणना हो जा रही है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, पहला सवाल ये। और अगर कांग्रेस की मांग यही है तो वहां पर जहां आपकी सरकार है वहां आंकड़ा सामने क्यों नहीं आया, या जब दिल्ली में आप थे तब क्यों आंकड़ा आपने जारी नहीं किया, जो 2011 की जनगणना का आंकड़ा था? आयुष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए मैम। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कांग्रेस के इस कदम से पहले याद दिलाना चाहूंगी और राजनाथ सिंह जी ने भी संसद में कहा था कि जातिगत जनगणना हमारे देश में, लेकिन ये बोलकर आज की तारीख में इसे कर गई है किसी का वोट। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जिस तरीके से इन्होंने ओबीसी की जातिगत जनगणना करवाने के नाम पर राहुल सिंह को तो ये गाली दी थी, ये बहुत निंदनीय थी। लेकिन के बाद से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उसकी रिपोर्ट किया था, वो मुझे ऐसा लगता है उसके साथ था। जातिगत जनगणना की जब हम बात करते हैं, क्या कहा है वो हमारा है, वो हम डेफिनेटली करेंगे और
इस जनगणना में हम जातिगत जनगणना के मुख्य कारण है। आप जानते हैं कि किसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन महाराष्ट्र प्रदेश से पहले जो है वो निकाला गया था। वो क्यों निकाला गया था? कोई डेटा ही नहीं था। अगर हम बात करें आज में जहाँ पे कास्ट के बावजूद भी वहाँ पे इकोनॉमिक्स में आने के बाद भी कोर्ट ने कहा है कि नहीं रेस्ट्रिक्शन हम आपको नहीं दे, क्योंकि आपने इंडेप्थ एनालिसिस वगैरह नहीं। चलिए चित्रा जी, थोड़ी सी आवाज आपकी सही नहीं आ रही, कोशिश करेंगे थोड़ा क्लियर और हो सके अगर। इसके बाद मैं आपसे काउंटर रिएक्शन ले लूंगा, लेकिन अजय जी आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? जी अभी आ रही है। हाँ अजय जी, मेरा सवाल यही था, अगले साल जनगणना होने वाली है, ये तस्वीर अभी स्पष्ट हो रही है, साफ हो रही है। क्या इसमें संप्रदाय का कॉलम जुड़ने की जो खबर आ रही है, इसके इतर जातियों का कॉलम भी जुड़ेगा? नहीं सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी अभी आ रही है। अजय जी, मेरा सवाल यही था, अगले साल जनगणना होने वाली है, ये तस्वीर अभी स्पष्ट हो रही है, साफ हो रही है। क्या इसमें संप्रदाय का कॉलम जुड़ने की जो खबर आ रही है, इसके इतर जातियों का कॉलम भी जुड़ेगा? नहीं सुन पा रहे क्या? चलिए शायद कनेक्शन का इशू है। मनोज काका जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, सवाल वही है, जातिगत जनगणना। अजय जी सुन पा रहे हैं आप हमें? सवाल वही है तो हाँ। सवाल के संदर्भ में मैं जवाब दूं। बोलिए मनोज जी बोलिए। देखिए, बात इस देश में जनगणना की जो शुरुआत हुई वो ब्रिटिश राज से शुरू हुई 1872 से, और देश में जातिगत जनगणना 1931 में पहली बार हुआ। जनगणना का सवाल इसलिए है जातिगत जनगणना का कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि इस देश में जो पिछड़ेपन का, जो गरीबी का, जो भूखमरी का जो कोई आधार है, इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने माना है कि उसका आधार जाति। क्योंकि जाति के आधार पर ही हमारे देश में कई हजारों साल से लोगों को पशुवत व्यवहार कराया गया, लोगों को बधुआ मजदूर रखा गया, किसी को नीच कहा गया, किसी को नन्हवा कहा गया। जाति के आधार पर ही हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को मूछ रखने की आजादी नहीं है। जाति के आधार पर ही लोगों को दूसरे के घरों में उनका महल बनाने की तो उनको पूरा श्रम उन्होंने किया, लेकिन उस महल में बनने के बाद उनको प्रवेश करने की आजादी नहीं है। जाति के आधार पर मंदिरों में प्रवेश था, कौन नहीं जानता। और कुछ लोग उसी जाति के बनाए वर्चस्व के शीर्ष पर थे, जो जाति आधार पर ही हजारों सालों से अपना उसका सौभाग्य लूटते रहे। जो लोग सर्वश्रेष्ठ जाति में थे, उनको मंदिर लूटने का, मंदिर में जाने का, पुजारी रहने का, शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने का, तो ये सब जो विमर्श है, ये बाबा साहब ज्योतिबा फूले से लेकर के उसको साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके बाद डॉक्टर लोहिया ने, जेपी ने, और उसके बाद आधुनिक दौर में श्रद्धेय नेताजी ने, और आज के दौर में अगर जातिगत विमर्श से और जातिगत लोगों की संख्या के आधार पर उनकी भागीदारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दे करके, जो कम से कम लोहिया के सप्त क्रांति और जेपी के संपूर्ण क्रांति में जिसकी बात थी, उसको अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो इस देश में पीडीए के नायक अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। और जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी लेकिन मनोज जी, ये सारा जो इशू है, मैं खत्म कर रहा हूं, अगर आप 30 सेकंड मैं खत्म कर रहा हूं। जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी इसलिए घबराती है क्योंकि जाति श्रेष्ठता वाले सारे लोग बीजेपी में हैं। वो जानते हैं कि जिनकी संख्या 3% है, 5% है, और शैक्षणिक संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे तो एक आंकड़ा और आया है कि इस देश का 90% जो संसाधन है वो 10% लोगों के पास है, और जो 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ 10% क्या 7 पॉइंट समथिंग संसाधन है। तो बीजेपी के लोग इसलिए घबराते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो एलके आडवाणी जी कमंडल यात्रा निकाले, इसलिए कि वो जान रहे थे कि इस देश में बहुजन अपना हक मांगेगा। डॉक्टर नवल किशोर, ये एक बड़ा इशू होता है कि जब विपक्ष में आप लोग रहते हैं तब इस बात की कोशिश की जाती है, सत्ता पक्ष में रहते हैं तब ये कोशिश नहीं की जाती है जातिगत जनगणना का, जो कि बिहार में ये तर्क लागू नहीं हो सकता। लेकिन क्या जातिगत जनगणना ही सॉल्यूशन है? और दूसरा सवाल इसी में कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बीजेपी लगातार कहा करती है कि देखिए उनको भी इसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिन शब्दों का यूज किया मनोज जी ने, उन शब्दों का सामना मोदी को भी करना पड़ा। बीजेपी ये कहती है कि इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि वो ओबीसी हैं, इस वजह से उनको खास शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया गया क्योंकि वो ओबीसी हैं। डॉक्टर नवल अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार प्लीज।
हाँ जी, हाँ बोलिए। देखिए, हमने लगातार, हमारी दल और हमारे दल के नेता ने लगातार यह माना है कि हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो जातिगत गैर बराबरी है। 1980 के दशक में और 90 में जो सरकार बनी उसमें भी लालू प्रसाद यादव जी निर्णायक भूमिका में थे और मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है, या उससे पहले जो पहला पिछड़ा आयोग था उसके रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर जातियों की जानकारी होती तो हम रिपोर्ट और स्पष्ट दे पाते। और मुंगेरी लाल का रिपोर्ट जो आया बिहार के संदर्भ में उसमें भी कहा गया। तो जो जातियों की जानकारी जिसकी बात की जा रही है वो तो जरूरी एक माना ही गया, पहले ही माना गया है, और हम लोग और हमारी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है। और ये बात आपका कहना है गलत है कि हम लोग विपक्ष में रहते हैं तब बोलते हैं। मैंने कहा उसमें बिहार एक्सेप्शन है, उसमें मैंने उसी के साथ जोड़ा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब हम बिहार में सरकार में थे, मैंने वो एक्सेप्शन साथ में जोड़ के इसीलिए बताया आपको। लेकिन बाकी जगहों पर ही सवाल उठता है कि बिहार को अगर अलग रख दिया जाए तो बाकी जगह इस तरह की कोशिश नहीं की है जब सत्ता में रहे, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या दिल्ली में ही जब आप लोग सत्ता के भागीदार थे उस वक्त भी आप लोगों ने कांग्रेस पर दबाव नहीं डाला जो आज बातें की जा रही है। अगर हम दबाव नहीं बनाए होते, और उस समय तो भाजपा भी कह रही थी जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो 2011 के बाद जो जनगणना हुई एससीसी वो कैसे हुआ आप देख लीजिए। पार्लियामेंट्री डिबेट में या संसदीय पैनल में उसमें हमारी पार्टी का स्थान लगातार रहा है। और इसका नहीं तो मतलब जातिगत जनगणना होना इंपॉर्टेंट है या आंकड़े पब्लिक डोमेन में आए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें डॉक्टर? दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर जानकारी है तो पब्लिक डोमेन में आंकड़ा नहीं आया ना 11 वाला जब आप लोग सत्ता में थे, वही तो मैंने पूछा। नहीं वो इसलिए नहीं आए, वो तो उसके लिए तो भाजपा भी जिम्मेदार है। भाजपा ने कहा कि 2018 में आएगी और संसद से पटल पे बोला, वो चाहे जेटली जी हो चाहे ये होम मिनिस्टर हो, दोनों ने बोला। ये तो एकाएक 2020 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने बोला कि ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप देखिए कि देश का एक लौता ऐसा पार्टी होगा जो कि कहता है कि बिहार में तो होगा तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन देश में नहीं करा सकते हैं। ये जो पोजीशन है, ये दोहरा जो पोजीशन है वो घातक है। इसका मतलब है कि आप सीधे से इस बात को नहीं मान रहे हैं कि ये जरूरी है या नहीं है। जातिगत जनगणना होने से आप कहते हैं जातिवाद होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि जाति तो हर कोई जानता है। जातिवाद वो होता है कि जानते हुए भी उसको नहीं कराना। चलिए मैं वापस आऊंगा डॉक्टर नवल, बाकी लोगों से भी एक बार सवाल हो जाए। डॉक्टर अजय आलोक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा वही है, संप्रदाय का कॉलम जुड़ने की बात कही जा रही है, क्या इसमें कास्ट का भी कॉलम होगा जो विपक्ष एक मुद्दा बनाता रहा है, और क्या वो कॉलम सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा या मुस्लिम और बाकी कम्युनिटीज के लिए भी हम देखेंगे? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि अभी ये सूत्रों के माध्यम से खबर है कि केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की इसमें अभी देरी है। एक बार जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो हम देखेंगे किस किस कॉलम के तहत होगा, कि उसमें वर्ग का मेंशन किया जाएगा कि नहीं, धर्म का मेंशन किया जाएगा कि नहीं, जाति का मेंशन होगा या नहीं, आर्थिक स्थिति क्या है उसका मेंशन होगा कि नहीं, और क्यों हिंदुओं का होगा, मुसलमानों का होगा, सिखों का होगा, सिखों में भी दलित वर्ग होता है, ईसाइयों का होगा उसमें भी दलित वर्ग होता है। जब आरक्षण की बात की जाएगी तो आरक्षण की बात आप मुसलमानों को क्यों नहीं करेंगे, आप सिखों को क्यों नहीं करेंगे, जैनों को क्यों नहीं करेंगे? तो जब आएगा कॉलम तो उस पर दहल करेंगे। लेकिन आज जो इसको ये मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, आज प्रियंक खड़गे का बयान आया है, कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, और जातीय जनगणना तो कर्नाटक सरकार ने पहले करवा ली और रिपोर्ट मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं, और डिप्टी सीएम बोलते हैं कि अगर जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं रखने नहीं दूंगा। आज प्रियंक खड़गे कहते हैं कि कैबिनेट में इसको हम पेश नहीं कर सकते हैं। तो दोहरा रवैया किसका है, हमारा है कि इनका है? सेंसस इसलिए अभी हो रहा है क्योंकि 21 में कोविड के कारण नहीं हो पाया था। तो जब सेंसस होगा, ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें पूरे 1 सवा साल लगेंगे पूरे देश की गणना करवाना, और उनकी आर्थिक दृष्टि क्या है, सामाजिक दृष्टि क्या है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों की जातिगत जनगणना की जैसी बात कीजिएगा तो इनको मिर्ची लगने लगती है, उछलने लगते हैं अपने सोफे से। क्यों भाई, जातियां जब हैं तो सब में है तो सबकी गणना होगी। अब क्या क्या कॉलम आता है उसके बाद बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, आज इस पर उछलने की क्या जरूरत है? ठीक है डॉक्टर सुनील, क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा जनगणना से जिस तरह से जुड़ता है उसी तरह से जातिगत जनगणना से आरक्षण का मुद्दा भी जुड़ेगा, जिस पर कोई भी पार्टी जब सत्ता में रहे वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, चाहे बीजेपी अगर दिल्ली में है तो या कर्नाटक में अगर कांग्रेस है तो? आयुष जी, जाति हिंदुस्तान में सच्चाई है, मगर ये जाति जनगणना को हमेशा राजनीतिक उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है। इसे लोग राजनीतिक मंशा साधने में और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और हमें नहीं लगता है कि जाति के फायदा के लिए वो करते हैं।
वो केवल अपना रोटी सेकने के लिए इतने बड़े हाय तौबा मचाते हैं। क्योंकि जाति जानना, अगर देखिए सेंसस की बात कि मैं करा रहा हूं, कोविड के कारण नहीं हुआ, अगर 25 में हो रहा है तो सारे राजनीतिक पार्टियों को पहले तो स्वागत करना चाहिए सरकार का, सरकार से कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि जाति और उपजाति का उसमें रहे, डिमांड करनी चाहिए। लेकिन देखिए लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि देखिए बिहार में जाति आधारित गणना हुई, नतीजतन 500 करोड़ खर्च हुए, फरवरी में लिया गया निर्णय, जितने रिजल्ट आए उससे भी लोग संतुष्ट नहीं है। आधा से ज्यादा घरों के लोग कहते हैं मेरे यहाँ कोई आया ही नहीं। तो इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो कुछ बातें आई कि जो पिछड़ी वर्ग की जातियों को राजनीतिक हिस्सेदारी या सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी ज्यादा है उनके प्रतिशत से, इस बात पे चर्चा नहीं की गई। आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया और राजनीतिक तीरंदाजी शुरू हो गई। तो हमें लगता है कि इतने सेंसिटिव चीज को जनता देख रही है कि कोई किसी जात का हिमायती नहीं है, इसका इस्तेमाल करने के लिए तरह से बातें। अब उनके देखिए है कि भाई 10% लोगों के पास, ये 90% के पास ही है, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। बिहार का जब जाति आधारित जनगणना हुआ तो भाजपा भी सर्वदलीय बैठक के साथ ये अप्रूव था, ये किया गया। इसमें क्या है, इसमें अगर जीत में जाएंगे तो बहुत सारी जातियां हैं जिनकी राजनीतिक भागीदारी, सरकारी नौकरियों में भागीदारी है, उसको तो चर्चा करते हैं। एक वहां से लेके देखिए बहुत सेंसिटिव इश्यू है और इस बात में मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करूंगा, इसकी राजनीतिक तीरंदाजी करने के लिए आपके पास मुद्दे अनेक होंगे, इस मुद्दे में सब कोऑपरेट करें। क्योंकि जाति जनगणना का जो मकसद है कि जितने लोग कल्याणकारी कार्य बने तो हमें मालूम चले कौन सी जातियां कितनी गरीब है, कहां पर है, किस इलाके में है, ताकि लोक कल्याणकारी का जब हम कार्यक्रम बनाएं तो उन सब चीजों का ध्यान। डॉक्टर नवल मैं लौटूंगा, सुनील जी मैं लौटूंगा, ठीक है। डॉक्टर नवल, सवाल यही है कि अगर रिप्रेजेंटेशन का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है, तो एक ही परिवार के 2 सदस्य 2 सदनों में अगर नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो कहां से रिप्रेजेंटेशन हो रहा, कहां से हिस्सेदारी मिल रही है उनको? और सवाल ये कि क्या एक सेंसिटिव इश्यू को जिसका यूज लोक कल्याण के लिए किया जा सकता है, उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर राजनीतिक वार पलटवार का गेम खेला जा रहा है? नहीं, देखिए राजनीतिक वार पलटवार तो एक चीज है, वो तो हर जगह रहेगी ही, लेकिन इसका फायदा है या नहीं ये आपको विचार करना होगा। अभी जो भूतपूर्व जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमको लगता है कि उनको पूरा मेमोरी को मिटा देना चाहिए, तभी ये बात बोल पाएंगे। जब बिहार में जातीय जनगणना या गणना हुई उस समय तमाम तरह के जो सवाल है उसका जवाब दिया गया और उसके आधार पे जब आप प्रतिनिधित्व की बात करते हैं ये तो संवैधानिक है। नहीं, ठीक है डॉक्टर सुनील, एक करके बोल लेंगे। ठीक है डॉक्टर सुनील, ठीक है। आप दोनों डॉक्टर हैं, आप दोनों के नाम के आगे डॉक्टर लगाए, आराम से बोलिए, एक करके बोलिए। डॉक्टर नवल, जो मेरा सवाल था, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जो बीमारी है अगर उसकी जानकारी हम हासिल कर रहे हैं और चूंकि सामाजिक बीमारी है तो मैं वही पूछ रहा हूँ, जहां आपके पास ताकत है, आप नेता प्रतिपक्ष का पद किसी और को दे सकते थे, किसी और कमिटी को दे सकते थे। जब परिवार में ही 2 नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी वाला आप कहां रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी में, जहां आपके पास ताकत है, जहां आप डिसीजन आप ले सकते हैं? डॉक्टर नवल, देखिए आप ये सवाल सारे पार्टियों से मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूछूंगा। लेकिन अपने सवाल का जवाब तो आप ही देंगे ना डॉक्टर नवल? नहीं, हम दे सकते, आप दे रहे, हम कहेंगे जो निर्णय होता है दल में वो सर्वमान्य होता है, वो तो ना आपसे पूछ के लिया जाएगा ना सुनील जी से पूछ के लिया जाएगा, हर दल का ही हाल है। नहीं, मैं निर्णय पे नहीं ले रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती, ऐसे तो बीजेपी भी कह दी कि सारे सांसद हमारे इसके पक्ष में नहीं थे, मैं ये रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर पूछ रहा हूं कि जहां आप कहते हैं कि जो दबे कुचले हैं, जिनका सदियों तक शोषण हुआ, तो उनको मौका क्यों न मिले? और उसकी शुरुआत विद इन द पार्टी जब आपको करने का एक मौका था, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, तो वहां रिप्रेजेंटेशन दे के आप एग्जाम्पल सेट करते और बीजेपी से कहते देखिए हमने ये किया, आप ये करके दिखाइए। अब नहीं क्या ना? ये सवाल जो है ये सवाल ही गलत है। जिस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल ही गलत है। इसका प्रतिनिधित्व से क्या लेना देना है? राजनीतिक क्यों नहीं? रिप्रेजेंटेशन बतौर नेता विपक्ष दोनों सदनों में एक ही फैमिली को अगर मिल रहा है तो क्या इससे बाकी लोगों का हक खत्म हुआ या मिला, ये बताइए आप। और क्या फिर रिप्रेजेंटेशन की बात कहां रह गई डॉक्टर नवल? नहीं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन की बात है। आप पूरे पार्टी को देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा, मुंडी रजक भी दिखेगी, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी मिलेगी और तमाम तरह के रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे वहां पे। आप देखना सिर्फ वो आपके लिए वो एक परिवार से है,
हमारे लिए वो दल के सर्वमान्य नेता है। राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। बेशक है, बेशक है, इसीलिए मैंने राबड़ी जी का और उनकी इज्जत मैं इसलिए भी करता हूं कि एक किचन से उठकर राज्य को चलाने तक के पद पर वो पहुंची, बहुत ताकतवर एक एग्जाम्पल वो है। लेकिन इसके बावजूद वो हिस्सेदारी वाला मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। डॉक्टर नवाब, आप बताइए ना, संघ परिवार का भारतीय जनता पार्टी में क्या लेना देना है? कोई ऐसा निर्णय है जो एक ऐसा संगठन लेता है जिसका कोई जवाबदेही नहीं है। राजनीतिक दल के रूप में भाजपा कुछ नहीं है। आप उस संघ परिवार से सवाल पूछ सकते हैं क्या? आप इससे जो अगर संघ परिवार में मोहन भागवत की जगह उन्हीं की फैमिली से होंगे तो वो भी मैं सवाल पूछूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सवाल नहीं पूछ सकता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, सवाल एक तो ये परिवारवाद वाला जो आरोप आपने सुना, जिस पर आरजेडी ने कहा कि ये सवाल बीजेपी से भी उतना ही बनता है जितना हमसे पूछा जाता है। परिवारवाद का आरोप, रिप्रेजेंटेशन का आरोप, और साथ ही साथ क्या जब जनगणना जुड़ती है, जाति जनगणना जुड़ जाती है, आरक्षण जुड़ जाता है, एक ऐसा टॉपिक है जिसने बीजेपी को लोकसभा में डेंट किया है और बीजेपी इसी वजह से न इसको खारिज करती है न स्वीकारती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। देखिए, खारिज या स्वीकार करने की बात नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, और उसके बाद परिस्थितियों के बाद, कोविड के बाद, नित्यानंद राय जी ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी काम कर रही है। दूसरी बात, परिवारवाद पे एक बात समझ जाइए, राजनीतिक परिवारवाद क्या होता है सही अर्थ में, अभी मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लालू जी के हटने के बाद अध्यक्ष पद से आरजेडी का कौन अध्यक्ष होगा, ये नवल जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है। या तो तेजस्वी यादव ही होंगे और कोई नहीं होगा। कांग्रेस में दूसरा अध्यक्ष कौन होगा, वो गांधी परिवार की मर्जी से ही होगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। शीर्ष पद पर जहां पे दावेदारी और दावा सिर्फ एक परिवार का हो, उसको कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद का ये अर्थ नहीं हुआ कि बाप भी एमपी है तो बेटा भी एमपी हो जाए। उनके पोते भी अब मैं अपनी बात खत्म कर लूं जी, प्लीज। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं वही कह रहा हूं, बाप बेटा पोता सांसद हो, वो परिवारवाद नहीं है, जनता चुन रही है। मैं कह रहा हूं कि शीर्ष पद पे चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आपने सुना वही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने चुना है, इसको कहते हैं परिवारवाद। जैसे कहा कि सांसद चुना है, वैसे वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेताओं ने चुना। अब आप पार्टी के लोग, ये कोई पार्टी वार्टी के लोग नहीं चुनते हैं, ये सबको पता होता है। अब मैं आता हूं रिप्रेजेंटेशन पे। जब बात रिप्रेजेंटेशन, डॉक्टर नवल प्लीज बारी-बारी से बोलेंगे, बारी-बारी से। रिप्रेजेंटेशन किसी ने नहीं किया। अब एक मिनट, नवल भाई मैं बोल देता हूं, फिर आप बोलिएगा। डॉक्टर नवल प्लीज एक करके बोल लेते हैं प्लीज। आज की तारीख में डॉक्टर नवल प्लीज आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, बोलिए आज के डेट में भी पिछड़े वर्गों का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में ही है, जहां 27 से ऊपर ओबीसी के मेंबर हैं, मंत्री हैं। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी बनने के बाद पहली बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित वर्ग के रामनाथ कोविंद को बनाया, और पहली बार महिला एसटी वर्ग से एक करके बोल लेते प्लीज पद दिया गया। और उसको ये लोग, उसका तिरस्कार ये लोग, इसके बाद बोलिए, इसके बाद बोलिए प्लीज। तिरस्कार ये लोग करते थे। कांग्रेस तो उन्होंने राष्ट्रपति तक उनको कह दिया, बारी-बारी से बोलने दीजिए। कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति तक कह दिया। अब आप एक बार लाइन से देखते जाइए। अभी सीता सोरेन, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहते हैं कांग्रेसी। ये महिला के प्रति सम्मान है इनका, ये इनका एसटी के प्रति सम्मान है। इसलिए रिप्रेजेंटेशन की बात कांग्रेस और आरजेडी तो करे नहीं, क्योंकि सारा रिप्रेजेंटेशन रिजर्व है। ठीक है, मैं आऊंगा डॉक्टर नवल, मैं आपके पास आऊंगा, चित्रा जी के पास भी आऊंगा। इसी पर हम चर्चा करें कि जातिगत जनगणना का मुद्दा क्या रिप्रेजेंटेशन वाला इशू है या सिर्फ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कैसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। जनगणना अगले साल 2025 में होगी और लगभग 2 साल में जनगणना पूरी हो जाएगी। कई सारे इसमें बदलाव भी दिख रहे हैं। मसलन जो 10 साल का चक्र था वो 2001 से 2011 वाला अब बदलकर 2025, 2035, 2045 इस तरह से चलेगा। लेकिन चित्रा जी, सबसे अहम सवाल जो बीजेपी लगातार पूछ भी रही है कि वहां एग्जाम्पल कांग्रेस क्यों नहीं सेट कर पाई जब कांग्रेस दिल्ली में थी, शासन कर रही थी, जहां कर्नाटक में आपकी सरकार है, उस वक्त भी आपकी तरफ से अभी तक आंकड़ा जारी नहीं किया गया। तो जहां आपकी सरकार है वहां पर एग्जाम्पल सेट करके बीजेपी से सवाल पूछने का मुद्दा क्यों छोड़ रहे हैं? आयुष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुष जी जी आ रही है, बोलिए। आयुष जी, जैसे यहाँ पे अभी पैनलिस्ट लोगों ने बताया है कि ऑलरेडी हमने 2011 में जातिगत जनगणना करी थी, तो वो वेरियस टेक्निकल रीजन हो या कुछ भी हो, वो अभी तक पब्लिक डोमेन में उसके रिजल्ट्स नहीं रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो हमने कभी इस मुद्दे से मुंह नहीं फेरा है या हम कभी रनअवे नहीं करे हैं कि हमको जातिगत जनगणना नहीं करानी। आपके पास रनअवे वाला मुद्दा ही नहीं था, आप लोग पार्टी आपकी सत्ता में थी,
2011 का जनगणना जब हुआ करवाया ना, और कर्नाटक में भी आपकी तो सरकार बोल है, रहे हैं कि हमने करवाया। कराने वाला मुद्दा नहीं है। विपक्ष आपके जो सहयोगी इंडिया अलायंस के वो भी इस बात को कह रहे हैं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, चित्रा जी, हाँ। मुझे भी मेरा पक्ष रखने दीजिए, मुझे भी मेरा पक्ष रखने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि कर्नाटक में भी हुआ है, ठीक है, और हमारी इंटरनल मीटिंग जो बहुत हो चुकी है इसके बारे में, और जल्दी ही इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो बीजेपी हर बार बोलती है खड़गे जी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, खड़गे जी के नेतृत्व के बारे में, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती है उनको नीचा दिखाने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, जेपी नड्डा जी कौन से इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं इनके इसमें? हमने एटलीस्ट एक चुनाव लड़वाया है और उसके तहत हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी बने हैं इनको, लेकिन वो भी सहन नहीं होता है। ठीक है, इस पर मैं अजय आलोक जी से सवाल पूछूंगा कि आखिर उनके यहाँ किस तरह से चुनावी प्रोसेस हुआ। लेकिन मेरा सवाल, मैं आपका सवाल मैंने नोट कर लिया, मैम आपका सवाल मैंने नोट कर लिया, लेकिन मेरा सवाल प्लीज सुनिए, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं मनोज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास ही रुका हुआ हूँ। चित्रा जी सुनिए ना, मैम सुनिए ना, मेरा सवाल ये है कि जातिगत जनगणना करवाना मुद्दा नहीं है, आंकड़ा पब्लिक में रखना मुद्दा है, और दोनों जगह आपने एग्जाम्पल सेट नहीं किया। आप मुद्दे निकालेंगे तो आप उसमें जवाब नहीं सुनना चाहेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जवाब दिया बीजेपी उस पर जवाब दे दिया जैसे मैंने कही दिया। नहीं, मुझसे बहस मत करिए प्लीज, मुझसे बहस मत करिए, आपकी बहस मुझसे नहीं, आप ये समझिए। मेरा सवाल ये है कि क्या इंपॉर्टेंट क्या है। चित्रा जी सुनिए, उस पर मत जाइए, छोड़िए। मेरा सवाल है कि जातिगत जनगणना होना बड़ा मुद्दा है या आंकड़े पब्लिक डोमेन में आना भी बड़ा मुद्दा है? जैसे डॉक्टर नवल से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, आंकड़े पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आंकड़ा आपके पास है तो आप कब तक उसको अपने पास रखेंगे? 2011 में आपके पास था, 2014 में आपकी सत्ता चली गई। कर्नाटक में आपके पास है, कब तक जारी होगा इसका कोई आंकड़ा या डेट, कोई डेडलाइन हमें नहीं पता चल रहा है। मेरा सवाल वही है, क्या ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनगणना होना? तो फिर तो बीजेपी भी यही कह रही कि जनगणना हुआ, आंकड़ा हमारे पास था, आंकड़ा जारी नहीं करना मुद्दा है ना, और आंकड़ा आपने नहीं जारी किया। चित्रा जी, मैंने आपको बताया है कि हमारी इंटरनल मीटिंग हो चुकी है इस बारे में, और हम बहुत जल्द ही आंकड़ा सबके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, मनोज भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच बोलिए। और रिप्रेजेंटेशन वाला मुद्दा, रिप्रेजेंटेशन वाला मुद्दा सवाल करें, सवाल के संदर्भ में ही मैं कहूंगा। रिप्रेजेंटेशन वाला मुद्दा जो है वो क्या विद इन पार्टी भी मैटर नहीं करता है क्या? नहीं, देखिए, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है वो तो विद इन पार्टी और पार्टी के बाहर हर जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन इस देश में आपको ये समग्रता से और समावेशी विचार के साथ अध्ययन करना चाहिए। जिस राजनीतिक दल का आप ले रहे थे नाम, उसी राजनीतिक दल में ने भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली एक महिला को लालू प्रसाद यादव ने इस देश के सबसे बड़े सदन में भेजा, और जिस महिला के साथ महीनों बलात्कार हुआ, व्यभिचार हुआ, और सामंतियों ने और श्रेष्ठ जाति के लोगों ने किया फूलन देवी के साथ, उसको भी न्याय देने का काम अगर किसी ने किया इस देश में, अगर मनोज भाई वो एग्जांपल देखिए, बीजेपी भी दे रही है, आप लोग भी दे रहे हैं, और वो एग्जांपल दोनों तरफ से सही है। अगर बीजेपी कहती है, मुलायम सिंह यादव ने, अब सुनिए तो आयुष जी सवाल किए हैं, सुनिए। और जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पवाए। जो लोगों का स्मृति लोप हो जाता है, जो सुबह जदयू में, शाम को बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, जो लोग मैं मुद्दे पर ही हूँ, जो लोग अपने लोगों को, हमारे भी वो भतीजे हैं, हमारे अपने, जो लोग अपने बच्चों को हवन पढ़ाना चाहते हैं, वैश्विक शिक्षा देना चाहते हैं, और दूसरे के बच्चों से पत्थर फेंकवाना चाहते हैं, उन्हें उन्मादी बनाना चाहते हैं, ऐसे घटिया किस्म के लोग इस देश के लिए सबसे खतरनाक है। और जातिगत जनगणना इस देश में होके रहेगी। मैं वही जो सवाल मेरा चित्रा जी से था, मनोज भाई आपसे भी है कि जब आप लोग पार्टी आपकी अलायंस में थी या केंद्र में आप लोगों ने समर्थन दिया था, चाहे वो यूपीए की बात की जाए या खुद पूर्ण बहुमत की सरकार रही 2012 से 17 के दौरान, ये मुद्दा तब क्यों नहीं आया? ऐसा तो है नहीं कि 2012 से 17 के दौरान दबे कुचले वंचित लोगों के साथ बहुत इस तरह की स्थितियां नहीं थी जो 2012 में जब आप सत्ता में आए। ये तो आपने बोला कि सामाजिक विषय है, एक लंबे समय तक शोषण हुआ, चलिए मान लेते हैं, तो उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? ये बतौर विपक्ष में बैठकर पहली बार, आयुष जी आपके साथ पहली बार संवाद में बैठा हूं, लेकिन नहीं आप भूल गए, हम लोगों ने बहुत बार बात की है। शानदार करें आप भूल गए, हम लोगों ने बहुत बार बात की है, आप भूल गए। सुनिए, आपका सवाल है, इतना अच्छा सवाल है। आप भी जानते होंगे कि जनगणना का जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट में है, वो सेंट्रल। बेशक मैं जानता हूँ, सर्वे करा सकती है सरकारी, आप भी जानते हैं ना, सर्वे कराने का अधिकार है, बस उसका नाम जनगणना नहीं है, लेकिन वो सर्वे जनगणना ही है।
हाँ। अब देखिए बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। बोलिए हाँ। तो वो काम सेंटर का है और हमारे लोगों ने कभी उस विमर्श को जाया नहीं जाने दिया। आज श्रद्धेय नेताजी का भाषण अगर आप लोकसभा के सदन में सुनेंगे तो 50 बार उन्होंने, और कांग्रेस भी उतना ही दोषी है, ये बात सही है। 2011 में देश के वित्त मंत्री प्रणव दा ने कहा था कि नहीं, उससे पहले प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे कहे कि नहीं जातिगत जनगणना होगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने उसका आंकड़ा नहीं उजागर किया, तो कांग्रेस उसको भुगत रही है। लेकिन देर से ही सही, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। और जो बात हो रही है कि कौन लोग परिवारवादी हैं, किस तरह से, सबसे ज्यादा परिवारवादी इस देश में जानते हैं, आध्यात्मिक परिवारवाद भी योगी आदित्यनाथ ने किया। अपने चाचा का आध्यात्मिक कुर्सी कब्जा है, फिर उनका राजनीतिक वारिस बने। और इस देश में सबसे ज्यादा अगर परिवारवादी कोई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक है तो वो बीजेपी है। राजनाथ सिंह जी के बच्चे कोई किसानी नहीं करते, मैं उसी जनपद से आता हूं और वहीं से आपसे बात कर रहा हूं। पीयूष गोयल कौन है, इनको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ऊपर के सिर से लेके नीचे तक सारे परिवारवादियों का एक बड़ा समूह है, लेकिन कुछ विज्ञापनी प्रचार तंत्र है जो उनकी बेचारे उनके यहाँ ये सवाल उठाने में गिनगिना जाते हैं, जो दरबारी पत्रकारिता करते हैं। हालांकि मेरे भाई मुझे तो नहीं कह रहे नहीं है, क्योंकि मैंने कल्याण सिंह वाला सवाल पूछा, अगर आपने सुना नहीं तो नहीं हाँ। मैं आपको कैसे कह सकता हूँ आयुष भाई, आप तो बहुत ही समावेशी पत्रकारिता नहीं, क्योंकि अगर आपने सवाल सुना नहीं, क्योंकि मैंने कल्याण सिंह वाला एग्जांपल उनसे पूछा था आलोक जी से। नहीं, ये एक नया विचार विमर्श हो गया हम लोगों में कि कई बार आपस में डिबेट हम लोग करने लगते हैं। कल्याण सिंह वाला सवाल शायद आपने सुना नहीं, मनोज भाई सुना ना आपने? कल्याण सिंह वाला सवाल जब मैंने पूछा था, मैंने पूछा कल्याण सिंह का सवाल पूछा, मैंने रज्जू भैया का सवाल पूछा, मैंने संदीप जी का सवाल पूछा कि वो मुख्यमंत्री थे, फिर सांसद हुए, फिर मंत्री बने यूपी सरकार में। सवाल तो पूछा ही मैंने। आयुष जी आपने पूछा तो आपको साधुवाद, और उस पर सवाल खड़ा करिए। कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं जय शाह के सुपुत्र, मैं जानना चाह रहा हूँ, अब ये जानना चाह रहा हूँ अरुण जेटली जी के सुपुत्र कितना अच्छा, फिर ये लंबा हो जाएगा। अभी राजू शुक्ला पे चले जाएंगे, फिर पवार पे चले जाएंगे, वो लंबा हो जाएगा। छोड़िए, जल्दी से कंक्लूड करिए, बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। हर जगह अपने सुपुत्रों को स्थापित किए हैं, वो कहते हैं इस देश में कि प्रतिनिधित्व देंगे, वो प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। वो वक्त थोड़ा सा कम है, बाकी मेहमान भी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास भी थोड़ा सा किसी और संवाद में जाना है तो मैं आपसे माफी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपका शुक्रिया। रामकृपाल सर, कितना बड़ा मेजर इशू है और क्या सिर्फ इस पर राजनीति नहीं हो रही है? क्योंकि जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है वो एग्जाम्पल सेट करने का मौका गंवा क्यों देती है, अगर जातिगत जनगणना से समाज में बदलाव आने की बात सही है तो? आयुष जी, सवाल इस बात का है कि आप लोगों के बारे में जानकारी यही है ना कि कौन सी जाति है, क्या हैसियत है। बिल्कुल। तो जिसको अभी आपने सर्वे किया जो नीतीश कुमार ने किया, ये बताइए इस देश में आजादी से लेकर के आज की तारीख तक कई स्टेटों में, जैसे बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, बिहार में ठीक है लंबे दौर तक या तो कांग्रेस का सरकार रही है या सामाजिक न्याय जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोग थे, जिनका पहला ही नारा था जाति तोड़ो, यही लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, ये सारे के सारे लोग उसी संपूर्ण क्रांति से निकले हुए लोग हैं, जहां कसम खाई थी कि हम जाति को तोड़ेंगे, जाति तोड़े, जनेऊ तोड़े। ये लोग, कई लोगों ने तो अपना नाम भी बदल लिया था, टाइटल हटा लिया था। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो आजादी से लेके आज तक मैं समझता हूं बिहार में कभी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो ये बताइए 70 साल में आप अपनी ऑबिचुअरी लिख रहे हैं कि हम अपनी जनता को जान ही नहीं पाए। तो आज तक जो अब तो सर्वे भी हो गया, मान लीजिए, किसने रोका था? चलिए जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का विषय था, सर्वे तो नहीं था ना। और जहां आपने कराया भी, देखिए इस मुद्दे पर जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, लेकिन जाति जनगणना या जातियों के नाम पर इंदिरा जी भी और जेपी दोनों इस बात को थे कि जाति उन्मूलन हो। और याद रखिए कि ये जो वीपी सिंह ने मंडल कमीशन किया, कब रिपोर्ट आई थी? उसके बाद इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे। राजीव गांधी का तो ऐतिहासिक भाषण है पार्लियामेंट जातियों पे। हाँ, अब जी, तो सवाल यह है कि सबसे ज्यादा क्या ये सारी कुरीतियां 2014 के बाद ही आ गई देश में? आप लोग ये मानिए कि ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं
कि ताकि जनता को जातियों में बांट करके उनका वोट लिया जाए। कहीं पीडीए है, कहीं इसी बिहार में माई चलता था, यूपी में डीएम चलता था, दलित मुस्लिम, फलाना मुस्लिम। अरे ठीक है, ये सर, जो थोड़ा है सा शॉर्ट रखिएगा, मैं भी वक्त मानता हूँ कम इस बात को, बिल्कुल पता होना चाहिए एक एक भारतीय ठीक है। नागरिक वो क्या उसकी जाति है, क्या उसकी इनकम है, क्या उसकी आर्थिक हैसियत है, बिल्कुल पता चलना चाहिए। और जो गांधी ने कहा था अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति तक सबसे पहले जो निचले पायदान पर ठीक है सर, वक्त मेरे पास कम है, माफी चाहूंगा आपसे। डॉक्टर सुनील, क्या ये सिर्फ नारा है, और अगर है तो सिर्फ क्या जो जातियों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हुआ, इस वजह से विपक्ष को लगता भी है कि कैसा मुद्दा है जिस पर आगे डटे रहना चाहिए? आयुष जी, कुछ विद्वान प्रवक्ताओं के भाषा और शैली से तो ये अब साफ हो गया होगा कि जाति जनगणना से मतलब कम जातीय विद्वेष पैदा करके, व्यक्तिगत प्रहार करके, समाज का समरसता का ताना बाना तोड़ने का ही एक जाति जनगणना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जाति जनगणना एक अच्छी चीज है। बिहार में जब हो रहा था, मैं तो उसका फिर प्रवक्ता था, नीतीश कुमार का, जदयू का उस वक्त, ये जाति जनगणना, अभी तो वो भाषा चेंज कर दिए, कहे कि यूनियन लिस्ट में है, हम राज्य में कैसे कराएं। वही पहले तो सर्वे का ऑप्शन है, सबको पता ही है अब तो। आधारित गणना हो सकती है जाति जन। ठीक है, मेरे पास वक्त कम। एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर अजय आलोक आपसे पूछूंगा, क्या जातिगत जनगणना के मुद्दे की काट ही कटोगे तो बटोगे है? बहुत संक्षेप में, वक्त कम है सर, पहले बता रहा हूं मैं। आपका सवाल फिर से बोलेंगे जरा? क्या जातिगत जनगणना जो मुद्दा विपक्ष का, उसकी काट ही बटोगे तो कटोगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, विपक्ष एक गलत नैरेटिव फैलाया लोकसभा चुनाव में कि मोदी आएंगे, बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जातिगत जनगणना तो करवाने की बात ये करते हैं, लेकिन इसके आगे एक नैरेटिव जो ये इन्होंने फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। तो काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी।